कुछ अंतिम विचार। मैं आपको कुछ आखिरी विचार बताना चाहूंगा। यह पुस्तक लिखने के पीछे एक खास उद्देश्य था। उसी उद्देश्य की वजह से यह पुस्तक सन 2000 से लेकर आज तक बेस्ट सेलर बनी हुई है। उद्देश्य यह था कि हम अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाकर जिंदगी की आम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वित्तीय प्रशिक्षण के बिना हम उन्हीं घिसे पिटे फॉर्मूलों के सहारे जिंदगी काट देते हैं। कड़ी मेहनत करो, बचत करो, उधार लो और बहुत ज्यादा टैक्स चुकाओ। आज हमें ज्यादा समझदारी की पहले से भी अधिक जरूरत है। मैं आगे कही गई कहानी को वित्तीय समस्या के अंतिम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आज कई युवा परिवार जूझ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का खर्च कैसे उठा सकते हैं और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। इसमें कड़ी मेहनत की नहीं बल्कि वित्तीय बुद्धि के इस्तेमाल की जरूरत होती है। मेरा एक मित्र एक दिन अपना दुखड़ा रो रहा था कि उसके 4 बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन है। वो हर महीने कॉलेज फंड में $300 जमा कर रहा था और अब तक लगभग $12,000 ही इकट्ठे कर पाया था। उसके पास पैसे जोड़ने के लिए 12 साल का समय बचा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बेटा तब 6 साल का था। उस वक्त फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बड़ी भयानक स्थिति में था। लोग अपने मकान एक तरह से दान दे रहे थे। मैंने अपने मित्र को सुझाव दिया कि वो अपने कॉलेज फंड से कुछ पैसों का डाउन पेमेंट देकर एक मकान खरीद ले। ये विचार उसे कुछ जम गया और हम इस संभावना पर बातचीत करने लगे। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि एक और मकान खरीदने के लिए उसे बैंक कर्ज नहीं देगा, क्योंकि उसका कर्ज खिंच चुका था। मैंने उसे आश्वस्त किया कि मकान को फाइनेंस करने के बैंक के अलावा दूसरे भी तरीके हैं। हमने 2 सप्ताह तक एक मकान की तलाश की, एक ऐसा मकान जो उसकी सारी जरूरतों को पूरा करता हो। चुनने के लिए बहुत सारे मकान थे, इसलिए खरीदारी करने में मजा बहुत आ रहा था। आखिर हमें एक बेहतरीन इलाके में 3 बेडरूम और 2 बाथरूम वाला घर मिल गया। मालिक की नौकरी छूट गई थी और वो उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वो और उसका परिवार कैलिफोर्निया जाकर रहने वाले थे, जहां एक और नौकरी इंतजार कर रही थी। मालिक अपने मकान के $1,02,000 चाहता था, लेकिन हमने $79,000 का प्रस्ताव रखा। उसने इसे तत्काल मान लिया और 10% डाउन पेमेंट के साथ लोन संभालने के लिए सहमत हो गया। मेरे मित्र को तो बस $7,900 देने पड़े। जैसे ही मकान मालिक ने घर खाली किया, मेरे मित्र ने उसे किराए पर उठा दिया। मॉर्गेज सहित सारे खर्च निकालने के बाद उसकी जेब में हर महीने $125 आने लगे। उसकी योजना यह थी कि वो मकान को 12 साल तक अपने पास रखेगा और हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त $125 का उपयोग करके जल्दी से जल्दी बैंक का कर्ज चुका देगा। हमने अनुमान लगाया कि 12 साल में उसके लोन का काफी बड़ा हिस्सा चुक जाएगा और जब तक उसका पहला बच्चा कॉलेज जाएगा तब तक वो हर महीने लगभग $800 कमा रहा होगा। इस दौरान अगर मकान की कीमत बढ़ जाती है तो वो इसे बेच भी सकता है। 3 साल बाद फीनिक्स का रियल एस्टेट बाजार बहुत सुधर गया और उस मकान में रहने वाले किराएदार ने मेरे मित्र के सामने इसे $1,56,000 में खरीदने का प्रस्ताव रखा। एक बार फिर उसने मुझसे राय मांगी। मैंने उसे सलाह दी कि वो इसे बेच दे और 1031 टैक्स डिफर्ड एक्सचेंज का उपयोग करे। अचानक उसके पास $80,000 अतिरिक्त आ गए। मैंने ऑस्टिन, टेक्सास में एक और मित्र को फोन किया, जिसने इस टैक्स पूर्व के मुनाफे को एक मिनी स्टोरेज वेयरहाउस में लगा दिया। 3 महीने के भीतर उसे हर महीने लगभग $1,000 के चेक मिलने लगे, जिसे वो कॉलेज फंड में जमा करने लगा। 2-3 साल बाद मिनी वेयरहाउस बिक गया और उसे बिक्री की राशि में से लगभग $3,30,000 का चेक मिला। उसने ये राशि एक नए प्रोजेक्ट में लगा दी, जो हर महीने $3,000 से ज्यादा की आमदनी देती थी, जो एक बार फिर कॉलेज फंड में जा रही थी। अब उसे पूरा विश्वास है कि वो अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर लेगा। शुरू करने के लिए सिर्फ $7,900 और थोड़ी सी वित्तीय बुद्धि की जरूरत पड़ी।
उसके बच्चे अब उस शिक्षा का खर्च उठा पाएंगे जो वो चाहते हैं, और इसके बाद रिटायरमेंट के लिए वो उस निहित संपत्ति का उपयोग करेगा जो उसने कॉरपोरेशन की कानूनी सुरक्षा में रखी हुई है। इस सफल निवेश रणनीति की वजह से वो जल्दी रिटायर हो सकेगा। तो ये पुस्तक सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको इस बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि पैसे की शक्ति का इस तरह इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। आज तो जिंदा रहने के लिए भी पैसे की समझ जरूरी है। पैसे बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये विचार वित्तीय दृष्टि से नासमझ लोगों की मानसिकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो समझदार नहीं है, उन्होंने तो बस पैसे बनाने का विज्ञान नहीं सीखा है। धन सिर्फ एक विचार है। अगर आप ज्यादा धन चाहते हैं तो बस अपनी सोच बदलें। हर स्वनिर्मित इंसान ने एक विचार के साथ छोटे पैमाने पर शुरुआत की थी और इसके बाद वो इसे धीरे धीरे फैलाता गया। यही फॉर्मूला निवेश पर भी लागू होता है। शुरू करने और इसे बढ़ाकर किसी बड़ी चीज में बदलने के लिए सिर्फ कुछ डॉलरों की ही जरूरत होती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिलता हूं जो जीवन भर किसी बड़े सौदे के पीछे भागते रहते हैं और उसके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी नजर में यह मूर्खतापूर्ण है। अक्सर मैंने देखा है कि सीधे सादे निवेशक अपनी इकट्ठी की हुई पूंजी एक साथ किसी सौदे में लगा देते हैं और इसका अधिकतर हिस्सा तेजी से गंवा भी देते हैं। हो सकता है कि वो अच्छे कर्मचारी हों, लेकिन वो अच्छे निवेशक तो हरगिज नहीं हैं। धन संबंधी शिक्षा और बुद्धि महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। मैंने 6 साल से भी कम समय में $5,000 को $10 लाख की संपत्ति में बदला था, जिससे हर महीने $5,000 का कैश फ्लो मिलता था। लेकिन मैंने सीखना बचपन से ही शुरू कर दिया था। मैं आपको सीखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं क्योंकि यह ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल इसके आदी होने के बाद आपको यह काफी ज्यादा आसान लगेगा। मैं सोचता हूं कि मैंने अपना संदेश स्पष्टता से पहुंचा दिया है। जो आपके दिमाग में होता है उसी से यह तय होता है कि आपके हाथों में क्या आता है। धन सिर्फ एक विचार है। थिंक एंड ग्रो रिच या सोचिए और अमीर बनिए नामक एक बेहतरीन पुस्तक है। इसका शीर्षक ये नहीं है कि कड़ी मेहनत करें और अमीर बने। ये सीखें कि पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कैसे कराई जाए और इसके बाद आपका जीवन ज्यादा आसान तथा सुखद होगा। आज इस बात की जरूरत है कि आप सुरक्षात्मक न खेलें, चतुराई से खेलें। 3 प्रकार की आय। अकाउंटिंग के संसार में 3 अलग अलग प्रकार की आय होती हैं। पहली अर्जित या सामान्य रूप से कमाई गई, दूसरी पोर्टफोलियो और तीसरी निष्क्रिय। जब मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा था स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वो मुझे सलाह दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने मुझसे कहा था अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे से अपने लिए काम कराते हैं, तो वो निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट निवेशों से प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो आय शेयरों और बॉन्ड्स जैसे कागजी संपत्तियों से प्राप्त होती है। अर्जित नहीं बल्कि पोर्टफोलियो आय ही वो आय है जिसकी बदौलत बिल गेट्स संसार के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं। अमीर डैडी कहा करते थे अर्जित आय को जल्दी से जल्दी निष्क्रिय आय या पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यता ही दौलतमंद बनने की कुंजी है। वो कहते थे अर्जित आय पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। इस वजह से भी आपको अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत कराना चाहिए। आपका पैसा जिस आय के लिए कड़ी मेहनत करता है, सरकार उस पर कम टैक्स लगाती है। सरकार ज्यादा टैक्स तो उस आय पर लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। मेरी दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने 4 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया है जिनसे कारोबारी संसार बनता है। वो हैं ई कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस मालिक
और आय निवेशक। ज्यादातर लोग ई या एस बनना सीखने के लिए स्कूल जाते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन 4 प्रकार के लोगों की मूल भिन्नताओं के बारे में लिखी गई है। उसमें यह भी बताया गया है कि लोग अपना क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं। वास्तव में हमारे ज्यादातर प्रोडक्ट्स बी और आई क्वाड्रेंट्स के लिए ही बनाए गए हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के महत्व पर ज्यादा विस्तार से बात की है। अमीर डैडी कहा करते थे, सच्चा निवेशक बस यही करता है कि वो अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदल लेता है। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो निवेश खतरनाक नहीं है। ये तो बस कॉमन सेंस की बात है। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी। अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यता ही वित्तीय स्वतंत्रता और भारी दौलत की कुंजी है। मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे ये योग्यता सिखाने में काफी समय लगाया। इसी योग्यता की वजह से मेरी पत्नी किम और मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं तथा हमें दोबारा कभी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अब भी काम करते हैं, मगर शौक से। आज हम एक रियल एस्टेट निवेश कंपनी के मालिक हैं, जिससे हमें निष्क्रिय आय प्राप्त होती रहती है। पोर्टफोलियो आय के लिए हम शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट्स तथा आईपीओ में निवेश करते हैं। हम एक वित्तीय शिक्षा कंपनी बनाने के लिए भी काम पर लौटे, ताकि हम पुस्तकें प्रकाशित कर सकें और खेल ईजाद कर सकें। हमारे सारे शैक्षणिक प्रोडक्ट्स इस तरह बनाए गए हैं ताकि लोग वही योग्यताएं सीख सकें जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाई थी। अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने की योग्यताएं। हमने जो खेल बनाए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनसे हमें ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो पुस्तकें नहीं सिखा सकती। मिसाल के तौर पर, आप सिर्फ पुस्तक पढ़कर साइकिल चलाना कभी नहीं सीख सकते। वयस्कों के लिए हमारा कैश फ्लो गेम और कैश फ्लो फॉर किड्स अर्जित आय को निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो आय में बदलने की बुनियादी निवेश योग्यताएं सिखाने के लिए तैयार किया गया है। ये अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। ये खेल जगत के एकमात्र और अनूठे शैक्षणिक प्रोडक्ट्स हैं जो ये सारी योग्यताएं एक साथ सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 हमारी कैश फ्लो 101 का उन्नत संस्करण है, और इसे खेलने से पहले कैश फ्लो 101 को खेलने व पूरी तरह समझने की जरूरत होती है। कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स फंडामेंटल या आधारभूत निवेश के सिद्धांत सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में उन्नत ट्रेडिंग तकनीकें शामिल हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस और स्ट्रैडल्स। जो व्यक्ति इन उन्नत तकनीकों को समझ लेता है वो पैसे कमा सकता है, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे आए। जैसा मेरे अमीर डैडी कहते थे, सच्चा निवेशक ऊपर चढ़ते और नीचे गिरते दोनों ही बाजारों में पैसे बना लेता है। इसीलिए वो इतना ज्यादा पैसे बनाते हैं। उनके ज्यादा पैसे बनाने के कारणों में से एक ये होता है कि उनमें ज्यादा आत्मविश्वास होता है। अमीर डैडी कहते थे, उनमें ज्यादा आत्मविश्वास इसलिए होता है क्योंकि वो हारने से कम डरते हैं। दूसरे शब्दों में, औसत निवेशक को कम कमाई इसलिए होती है क्योंकि वो पैसा गंवाने से बहुत घबराते हैं। औसत निवेशक ये नहीं जानता कि नुकसान से अपनी रक्षा कैसे की जाए। कैश फ्लो 202 उसे ये सिखाता है। औसत निवेशक निवेश को जोखिम भरा मानता है क्योंकि उसे पेशेवर निवेशक बनने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है। जैसा कि अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफे कहते हैं, खतरा तब होता है जब आपको यह पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे बोर्ड गेम्स आधारभूत निवेश और तकनीकी निवेश की आसान बुनियादी बातें सिखाते हैं, और वो भी खेल खेल में। मुझे कभी कभार सुनने को मिलता है, आपके शैक्षणिक खेल महंगे हैं, इससे निवेश पर लाभ का प्रश्न उठ खड़ा होता है, यानी जो कीमत वो चुकाते हैं उससे उन्हें कितना लाभ होता है। मैं अपना सर हिलाकर जवाब देता हूं, हां वो महंगे हैं,
खासतौर पर जब उनकी तुलना मनोरंजन के लिए बने बोर्ड गेम से की जाए। लेकिन मेरे खेल इतने महंगे नहीं हैं जितनी कि कॉलेज की शिक्षा है। अर्जित आय के लिए जिंदगी भर मेहनत करना है, ढेर सारा टैक्स चुकाना है और निवेश बाजार में सारे पैसे गंवाने की दहशत में जीना है। जब कोई ज्यादा कीमत के बारे में बड़बड़ाता हुआ जाता है तो मैं अपने अमीर डैडी की आवाज सुन सकता हूं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत की जाए, उसे कैसे कायम रखा जाए और उसे नुकसान से कैसे बचाया जाए। यही महान दौलत की कुंजी है। अमीर डैडी ये भी कहते, अगर तुम आय के इन 3 प्रकारों के फर्क को नहीं समझते हो और इन्हें हासिल व सुरक्षित करने वाली योग्यताएं नहीं सीखते हो तो तुम जिंदगी भर शायद अपनी क्षमता से कम कमाई करोगे और उससे ज्यादा कड़ी मेहनत करोगे जितनी कि तुम्हें करनी चाहिए। मेरे गरीब डैडी सोचते थे कि सफल होने के लिए इंसान को बस एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी नौकरी और बरसों की कड़ी मेहनत की ही जरूरत होती है। मेरे अमीर डैडी भी अच्छी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि माइक और मैं तीनों प्रकार की आय के फर्क को जान लें और यह भी जान लें कि किस प्रकार की आय के लिए कड़ी मेहनत करना चाहिए। उनकी नजरों में यह बुनियादी वित्तीय शिक्षा थी। तीनों आयों में फर्क जानना और अलग अलग आय पाने की निवेश योग्यताएं सीखना हर उस व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो भारी दौलत और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक ऐसे प्रकार की स्वतंत्रता जिसका स्वाद सिर्फ कुछ ही लोग चख पाते हैं, जैसा अमीर डैडी पहले सबक में कहते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। अमीर डैडी कहते थे, अर्जित आय वो पैसा है जिसके लिए तुम काम करते हो और निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो वो आय है जिसमें पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। इस छोटे से फर्क को समझना मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है, या जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी कविता के अंत में लिखा है, और इसी से सारा फर्क पड़ा। कर्म में जुटें। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और सिर्फ आपको वो शक्ति मिल जाती है जो आपकी तकदीर बनाती है या बिगाड़ती है। इसे मूर्खतापूर्ण ढंग से खर्च करते हैं तो आप गरीब बनने का विकल्प चुनते हैं। इसे दायित्वों पर खर्च करते हैं तो आप मध्यम वर्ग में शामिल हो जाते हैं। इसका निवेश अपने दिमाग में करते हैं और संपत्तियां इकट्ठी करने के उपाय सीखते हैं तो आप भविष्य में दौलतमंद बनने का विकल्प चुनते हैं तथा लक्ष्य बनाते हैं। चयन आपका और सिर्फ आपका है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय होने का फैसला करते हैं। अगर आप ये ज्ञान अपने बच्चों के साथ बांटने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का विकल्प चुनते हैं जो उनका इंतजार कर रहा है। ये काम कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका और आपके बच्चों का भविष्य उन विकल्पों से तय होगा जिन्हें आप आने वाले कल में नहीं बल्कि आज चुनते हैं। मेरी कामना है कि आपके पास बहुत सी दौलत हो और जिंदगी नामक महान उपहार से आप बहुत सा सुख भोगें। रॉबर्ट कियोसाकी। अध्ययन सत्र, कुछ अंतिम विचार। सार। ये पुस्तक लिखने के पीछे रॉबर्ट का मुख्य उद्देश्य ये जानकारी देना था कि बढ़ी हुई वित्तीय बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन की कई आम समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। वो एक उदाहरण देते हैं कि किस तरह एक मित्र ने, जो चिंतित था कि उसके बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए पर्याप्त पैसे की बचत नहीं हो सकती, फीनिक्स में एक मकान में शुरुआती $7,900 का डाउन पेमेंट कर दिया, जो कुछ साल बाद एक प्रोजेक्ट में बदल गया जो आमदनी में हर महीने $3,000 उत्पन्न करता है। इसे शुरू करने के लिए बस थोड़े से पैसे और वित्तीय बुद्धि की जरूरत पड़ी। पैसे के बारे में शिक्षा और बुद्धिमत्ता महत्वपूर्ण है। जल्दी शुरुआत करें।
कोई पुस्तक खरीदें, किसी सेमिनार में जाएं, अभ्यास करें, छोटी शुरुआत करें। आपके दिमाग में क्या है उसी से तय होता है कि आपके हाथों में क्या है। पैसा केवल एक विचार है। अकाउंटिंग के संसार में आमदनी 3 तरह की होती है: सामान्य अर्जित, पोर्टफोलियो और निष्क्रिय। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आमदनी रियल एस्टेट निवेशों से प्राप्त होती है। पोर्टफोलियो आमदनी वो है जो शेयरों और बॉन्डों जैसे पेपर एसेट्स से प्राप्त होती है। टैक्स अर्जित आमदनी पर सबसे ज्यादा और निष्क्रिय आमदनी पर सबसे कम लगता है। जैसा अमीर डैडी कहा करते थे, सरकार उस आमदनी पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। ये उस आमदनी पर उतना टैक्स नहीं लगाती जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। रॉबर्ट की दूसरी पुस्तक रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट में वो व्यवसाय के संसार के 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं: ई कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड, बी बिजनेस मालिक और आई निवेशक, और लोग अपना क्वाड्रेंट कैसे बदल सकते हैं। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में रॉबर्ट अर्जित आय को निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आय में बदलने के महत्व पर ज्यादा विस्तार से बात करते हैं। रॉबर्ट और किम के बोर्ड गेम्स इस शिक्षा को जारी रखते हैं और वो सिखाते हैं जो पुस्तकें नहीं सिखा सकती। कैश फ्लो गेम्स फॉर एडल्ट्स और कैश फ्लो गेम्स फॉर एडल्ट्स और कैश फ्लो फॉर किड्स अर्जित आय को निष्क्रिय तथा पोर्टफोलियो आय में बदलने की बुनियादी निवेश योग्यताएं सिखाने के लिए तैयार किए गए हैं। ये अकाउंटिंग और वित्तीय साक्षरता के सिद्धांत भी सिखाते हैं। कैश फ्लो 202 कैश फ्लो 101 का उन्नत संस्करण है और ये तकनीकी निवेश के सिद्धांत सिखाता है। तकनीकी निवेश में उन्नत ट्रेडिंग तकनीकें शामिल हैं, जैसे शॉर्ट सेलिंग, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस और स्ट्रैडल्स। जो व्यक्ति इन उन्नत तकनीकों को समझ लेता है वो पैसे कमा सकता है, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाएं या नीचे जाएं। तीनों आयों में फर्क जानना और अलग अलग आय पाने की निवेश योग्यताएं सीखना हर उस व्यक्ति के लिए बुनियादी शिक्षा है जो भारी दौलत और वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहता है। एक खास प्रकार की स्वतंत्रता जिसका स्वाद सिर्फ कुछ ही लोग चख पाते हैं। आप सभी को 2 महान उपहार दिए गए हैं, आपका दिमाग और आपका समय। इनका मनचाहा उपयोग या सदुपयोग करना आप पर निर्भर करता है। आपके हाथ में आने वाले हर डॉलर से आपको और सिर्फ आपको अपनी तकदीर तय करने की शक्ति मिलती है। हर दिन हर डॉलर के साथ आप अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बनने का निर्णय लेते हैं। यह ज्ञान अपने बच्चों को देने और उन्हें उस संसार के लिए तैयार करने का विकल्प चुनें जो उनका इंतजार कर रहा है। अतिरिक्त प्रश्न: पहला, वो पहली चीज कौन सी है जो आप इस स्टडी गाइड को पूरा करने के बाद करने जा रहे हैं? दूसरा, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?